जय हिंद एवरीवन। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था। कुछ रीज़न्स थे। रीज़न क्या था, इन्वर्टर ख़राब हो गया था, लाइट जाती फिर दिक्कत हो जाती। तो अब फाइनली अब हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 3 दिन आपको वीडियो ज़रूर मिल जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या आते हैं? बेसिकली इसमें 3 वर्ड हम सीखेंगे। ये 3 वर्ड होते हैं, बी, डू और हैव। इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। क्यों इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है? अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले समझ लें। ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए यूज किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि नाम है कि हेल्पिंग, हेल्प करने वाला वर्ब, तो ये हेल्प किसकी करता है? मेन वर्ब की करता है। कैसे हेल्प करता है मेन वर्ब की? तो इसके टेंस को बताकर या इसके टाइम को बताकर ये इसकी हेल्प करता है कि ये जो मेन एक्शन हुआ है वो किस टाइम पर हुआ है। ठीक है, एक बार और समझ लें। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं और इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हमेशा मेन वर्ब से पहले रखा जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा तो अपने मेन वर्ब के साथ ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब करता क्या है? जैसा कि नाम इसका है, हेल्प करना, मेन वर्ब की हेल्प करना। तो मेन वर्ब की हेल्प कैसे करता है? तो उसके टाइम को बता के कि इस मेन वर्ब को, जो मेन एक्शन को किया गया है, वो किस समय पर किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ये 3 वर्ड आते हैं, बी, डू और हैव। इन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वर्ड है ये मेन वर्ब की तरह भी इनको यूज़ कर सकते हैं आप और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको ये पता है कि अगर कोई वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज़, एम, आर, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो अगर आपने इसको हेल्पिंग वर्ब कहा है तो इसके फॉर्म्स नहीं होंगे, लेकिन अगर इसको आपने मेन वर्ब कहा है तो इसके फॉर्म्स होंगे। मेन वर्ब के हमेशा फॉर्म्स होते हैं, आपको पता होगा ये चीज़। तो अगर इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करें तो आपको पता है कि इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है इज़, एम, आर। ठीक है, इसका पास्ट फॉर्म जो होता है वो होता है वॉज, वर, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बीन। ठीक है, अगर इसके आईएनजी की बात करेंगे, आईएनजी फॉर्म, तो वो होता है बीन। कैसे यूज होते हैं बीन और बीइंग? हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि बीन मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है, बीइंग को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरीके से यूज करते हैं। तो अगर आप इसके यूसेस को समझना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें दी हुई हैं, सब चीज़ का, जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो सब के लिंक्स दिए हुए हैं। तो आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। या तो आप इसके डिस्क्रिप्शंस में जो लिंक दिए गए हैं उसके थ्रू आप चले जाइए, या आप प्ले लिस्ट, इसकी इस चैनल पे प्ले लिस्ट जो बनाई गई, प्ले लिस्ट में सब सारी चीज़ें मैंने सीक्वेंस से डाली हुई है, वहाँ से आप जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। डू। डू जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अभी। डू जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो इसके फॉर्म्स होंगे। तो इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? इसका प्रेजेंट फॉर्म होगा डू या डज। इसका जो सेकेंड फॉर्म होगा वो होगा डिड, थर्ड फॉर्म होगा वो डन, और आईएनजी फॉर्म जो होगा वो होगा डूइंग। नाउ हैव। हैव का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो हैव ही होता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ ये भी देखिए, ये देखिएगा। चलिए हम हैज़ भी यहाँ पे लिख देते हैं, हैज़ और हैव, बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा हैड, थर्ड फॉर्म जो होगा हैड,
और आईएनजी फॉर्म जो होगा वो होगा हैविंग। ठीक, जब ये मेन वर्ब के रूप में, ध्यान रखिएगा, जब ये बी, डू और हैव मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे तो ये दिखाएगा स्टेट को, ये दिखाएगा किसी एक्शन को, और ये दिखाएगा पोसेशन को। ठीक, और जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे तो अलग अलग टेंस में यूज होंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा, और ये वॉज वर जाते हैं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। उसी तरीके से डू या डस जब आप यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ध्यान रखिएगा, डू और डज प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब के फॉर्म्स को आप यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। डिड जो यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इसीलिए यहां से दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव और पास्ट एंड डेफिनिट का निगेटिव इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये दो ऐसे टेंस हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट और पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप टेंस पढ़ते हैं उसका प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस और पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। जैसे हम निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तब ये हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं। कैसे यूज होते हैं अभी हम सबको एक एक करके देख लेंगे। आते हैं हम इस पे देखते हैं, हैज़ और हैव अगर ये टेंस में यूज होंगे यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे तो आपको पता है ये यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव कहीं भी यूज करिए, सिर्फ इन्हीं दो टेंस को याद रखिएगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस और पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। हैड की अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो यूज होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप जानते हैं हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें यूज कर पाएंगे आप। तो चलिए हम इसको देखते हैं, बी, डू और हैव कैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं और कैसे मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं। देखिए, जब किसी सेंटेंस में अगर दो वर्ब यूज हो रहे हैं, यानी इनकी मैं बात कर रहा हूं, ये वर्ब यूज हो रहा है, इसके अलावा एक और कोई वर्ब यूज हो रहा है, तो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा और दूसरा मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। लेकिन अगर एक ही वर्ब यूज हुआ है यानी सिर्फ यही यूज हुए हैं तो ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो जाएगा। ये इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की विशेषता है। ठीक है ना, ये इसके फीचर्स है, इसकी मेन खूबी है। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इज एम आर की, ठीक है, तो इज एम आर ये आपने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हो सकता है, लिंकिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है ना, मेन वर्ब के रूप में आप कह सकते हैं कि इनके पास से कोई दूसरा वर्ब नहीं आ रहा है। और इस इज एम आर को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कैसे यूज कर रहे हैं देखिए, अगर मैं कहूं, अच्छा एक चीज और भी बताया मैंने कि जब इज एम आर को आप मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब, मैं यहां से लिंकिंग वर्ब हटा दे रहा हूं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। लिंकिंग वर्ब आपने पढ़ लिया है, मैं यहां पे मेन वर्ब के बारे में बात कर रहा हूं। जब इज एम आर को हम मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, मेन वर्ब के रूप में यूज करने का मतलब इसके बाद से कोई दूसरा वर्ब नहीं आएगा, तो ये हमेशा स्टेट को दिखाएगा। ध्यान रखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि इज एम आर जब मेन वर्ब के रूप में, यानी बी वर्ब्स जब भी मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे तो ये स्टेट को दिखाएंगे, और जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होंगे तो ये टेंस को दिखाने के लिए यूज होंगे। ठीक है ना, अब चाहे उसको एक्टिव वॉइस में यूज कर ले, चाहे उसको पैसिव वॉइस में यूज कर ले, दोनों तरीके से। तो मेन वर्ब के रूप में स्टेट को दिखाएगा, और अगर इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करें तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ ही इज अ टीचर, ना ये जो इज हमने यूज किया यहाँ पे, इसको कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि इसके पास से दूसरा कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, अच्छा जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो इसका काम क्या है, ये एक स्टेट को दिखा रहा है। स्टेट किसकी दिखा रहा है, इसकी स्टेट को दिखा रहा है कि वह है क्या, वो टीचर है।
तो इसका मतलब है और इसके चक्कर में ना पड़िए। आप देखिए कि इज कैसे यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो मेन वर्ब के रूप में आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो ये स्टेट को दिखाएगा। किसके स्टेट को दिखाएगा? ये अपने सब्जेक्ट के स्टेट को दिखाएगा। तो इसका स्टेट का मतलब उसकी दशा को दिखाएगा, ठीक है। वो है क्या, वो किस स्टेट में है, तो वो क्या है, वो एक टीचर है, उसकी स्टेट को दिखा रहा है, ठीक। फिर उसी तरीके से अगर लेकिन यहीं पे अगर मैं ऐसे लिखूं, ही इज टीचिंग नाउ, अब तो ये मेन वर्ब नहीं रहा, अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का हेल्प, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब आ रहा है। देखिए यहाँ पे वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कोई चीज़ कॉन्टिन्यू होती है। कौन सी चीज़ कॉन्टिन्यू हो रही है, तो टीचिंग का काम चल रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी काम फॉर द टाइम बीइंग के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, बस कॉन्टिन्यू रहता है, उसके बाद से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इस समय मुझे फ़ोन करे, भाई क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा क्या, मैं पढ़ाता हूँ, मैं बोलूँगा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो समझ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद ये एक्शन खत्म हो जाएगा। अब कितनी देर बाद खत्म होगा ये बात अभी नहीं की जा रही है, ये बात की बात है, ठीक है, कि कितनी देर को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो ही इज़ टीचिंग, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। सेम एज आप यूज़ कर सकते हैं आई एम a स्टूडेंट, ठीक है ना, आई एम a स्टूडेंट। यहां पे एम क्या है, मेन वर्ब है, ठीक, दूसरा कोई वर्ब आगे नहीं है, तो स्टेट को दिखा रहा है, ठीक है। किसके स्टेट को, इसके स्टेट को दिखा रहा है। क्या बता रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, ठीक। अब एम का मतलब हूं मत समझिएगा, वो बच्चों को समझाने के लिए चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब नहीं है। ये आप समझिए कि यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है, ये स्टेट को दिखा रहा है, ठीक है, इसके स्टेट को दिखा रहा है कि ये है क्या, ठीक है, वो एक स्टूडेंट है। लेकिन अगर यहीं पे कहा जाए, अगर ये कहे आई एम वॉकिंग, ठीक, अब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया आपने। तो बी वर्ब को आपने देख लिया कि बी वर्ब कैसे यूज हो रहा है। उसी तरीके से आर के एग्जांपल्स देख लीजिए। अगर कहा जाए दे आर स्टडिंग, ठीक है, और यहीं पे लिखा जाए दे आर स्टूडेंट्स। अब दोनों में बता सकते हैं आप आराम से कि कौन कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पे मेन वर्ब है। देखिए हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, नहीं मेन वर्ब है। देखिए आगे कोई दूसरा वर्ब नहीं है, वर्ब आएगा इसके साथ तो हमेशा ये आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है। आईएनजी फॉर्म में तो है नहीं, देखिए यहाँ पे ये आईएनजी फॉर्म है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसकी हेल्प कर रहा है, बता रहा है कि ये काम कंटिन्यू है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, टाइम को बता रहा है। यहाँ पे देखिए कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब यही इसका मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो मतलब ये स्टेट को बता रहा है, कि वो बता रहा है कि वे हैं क्या, वे स्टूडेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं, दे आर स्टडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बी वर्ब को हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज़ किया हमने, और मेन वर्ब के रूप में हमने कैसे यूज़ किया। देखिए बहुत बेसिक चीज़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल से आप समझ पाएंगे या कर पाएंगे, उसमें समझ ही में नहीं आ पाएगा, उसके ट्रांसलेशन निकालने के चक्कर में हो जाएंगे, हिंदी में समझने के चक्कर में हो जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएंगी, वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ नहीं पाएंगे। तो बी वर्ब को हमने देख लिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी। आइए आते हैं, देखते हैं डू वर्ब को, ठीक है। ये जो डू वर्ब है ये भी डू और या डस, ये हालांकि ये थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा, थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, किसी का नाम हो गया, उनके साथ आप यूज करेंगे। और ये डू जो यूज करेंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। प्लूरल कौन कौन से हैं, आई है, वी है, यू है, दे हैं, ठीक, इनके साथ आप यूज कर सकते हैं। तो डू और डज ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने बताया कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में जो यूज होगा ये स्टेट को एक्शन को दिखाने के लिए यूज होगा, एक्शन को दिखाने के लिए यूज होगा, ठीक है। जैसे
एक एग्जांपल से समझते हैं। ही थर्ड पर्सन है, डज यूज होगा, ही डज हिज होमवर्क, ही डज हिज होमवर्क। ठीक है, अब देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आईटी मैंने लिखा, आईटी का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से मतलब समझिएगा, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब मत समझिएगा। ही डज हिज होमवर्क, तो यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो इसका मतलब ये इसके एक्शन को दिखा रहा है, वो करता क्या है, वो अपने होमवर्क को करता है। ही डज हिज होमवर्क, एक्शन को दिखाता है ये। ठीक है, और अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ऐसे यूज करेंगे, ही डज नॉट हिज होमवर्क, नहीं, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। अब यहां पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये इसका मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये इसका मेन वर्ब हो गया। ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, वो अपना काम नहीं करता है, वो अपना होमवर्क नहीं करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने यूज किया निगेटिव सेंटेंस में, इसी को इंट्रोगेटिव बना सकते थे। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये डज यहाँ पे चला आएगा, ही यहाँ पे चला आ जाएगा। ठीक है ना, डज ही डू हिज होमवर्क या डज ही नॉट डू हिज होमवर्क, तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं इसको, डज ही डू हिज होमवर्क। आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को कि यहाँ पे डू क्या है, यहाँ पे डज क्या है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आता है, मेन वर्ब बाद में आता है, कभी भी मेन वर्ब पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में नहीं आता। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और ये इसका क्या है, मेन वर्ब है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको कि किस तरीके से हम एक ही वर्ड को दो तरीके से यूज़ कर रहे हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और एक मेन वर्ब के रूप में भी। ये चीज़ें कॉम्पिटिटिव लेवल पे जरूरी पढ़ते हैं, लेकिन ये सब सारी चीज़ें हाई स्कूल की मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बार और क्लियर कर दूँ आपको, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब हाई स्कूल लेवल पे हैं, लेकिन पढ़ते कहाँ पे हैं आप, कॉम्पिटिशन में जाकर पढ़ते हैं। बेसिक चीज़ें अगर पहले आप पढ़ लिए होते तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है, सीधे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते अभी तक। हाँ, एक और चीज़ और भी बता दूँ आपको कि हम लोग इधर अभी एग्ज़ाम है, NDA का एग्ज़ाम है, फिर SSC CGL का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप समझ लीजिए कि 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं। राइट, तो जल्दी हम इसको शुरू करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक रिवीजन हो जाएगा, जो भी बच्चे तैयारी कर चुके हैं वो एक रिवीजन कर ले जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम उनका आसान हो जाएगा। तो हो सकता है इसको हम जल्दी इन अ डे और टू इसको इम्प्लीमेंट कर दें, और लगातार हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कम से कम एक दिन में अगर 30, 40, 50 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लें तो बहुत हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि उसको पूरा डिस्क्राइब करें और डिस्क्रिप्शन उसको आपको दिया जाए, और उसके लिए प्लानिंग चल रही है किस तरीके से किया जाए। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CDS की, NDA की तैयारी कर रहे हैं, या SSC CGL उनको Tier 2 देना है, या अभी जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनको देना है, तो ये प्रैक्टिस सेट्स उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हम लोग डू को देख चुके, डू और डज को हम लोग देख चुके, मेन वर्ब के रूप में हम लोग कैसे यूज़ किया और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोगों ने कैसे यूज़ किया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हैव को भी देख लेते हैं। ठीक, हैव, इनको भी हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मेन वर्ब के रूप में मैंने कहा ये पोसेशन को दिखाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, हैज़ भी है इसके साथ, हैज़ और हैव। तो चलिए इसको भी देखते हैं। जैसे अगर मैंने कहा ही हैज़ अ पेन, नाउ अब पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ये हैज़ है क्या, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर इनके बाद कोई दूसरा मेन वर्ब आता है, जाहिर सी बात है जब हैज़ हैव आप यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब जब आता है तो हमेशा उसका थर्ड फॉर्म आता है,
ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर पहले से होना चाहिए। तो इनके पास से देख रहे कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये नाउन है, ये पेन नाउन है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हैज़ जो यूज़ हमने किया वो हमने मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया। और आपको पता है जब ये हैज़ हैव मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है तो वो पॉसेशन को दिखाता है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में पॉसेशन को दिखाया गया है। तो पॉसेशन का मतलब किसी चीज़ को अपने अधिकार में रखना। तो इसके अधिकार में है कोई चीज़, ही हैज़ अ पेन, यानी उसके पास एक पेन है। ठीक है, तो हैज़ का मतलब रखना नहीं होता, हैज़ पॉसेशन को दिखाता है जब मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है। इसी को जब हम ऐसे यूज़ करें, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। अब हमने क्या यूज़ किया, देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके पहले हमने इसको अब हेल्पिंग वर्ब बना दिया। ठीक, हमने हेल्पिंग वर्ब बनाया तो हमें ये पता चल गया कि ये जो काम कंप्लीट हुआ है वो प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुका है। टाइम को हमने टाइम को बता दिया इसने कि ये जो काम किया गया प्रेजेंट में किया गया और वो चीज़ परफेक्ट हो चुका है। तो उसने अपने काम को कंप्लीट कर लिया, उसने अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया, मीनिंग बिल्कुल आसान हो गई, राइट। तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब। ठीक, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगुलर था तो हमने हैज़ यूज़ कर दिया, लेकिन अगर ये भी प्लूरल होता, अगर मैंने कहा दे हैव बुक्स, अब देखिए यहाँ पे हैव हमने क्या लिखा है, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हमने यूज़ कर लिया। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, अब यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस में हमने यूज़ कर दिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में, दोनों तरीके से आपने यूज़ कर लिया। तो ये प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इनका काम ही ये दोनों तरीके से यूज़ हो पाएंगे। बी को यूज़ करें, डू को यूज़ करें, हैव को यूज़ करें। तो आपने बी के प्रेजेंट फॉर्म को देखा, फिर डू के प्रेजेंट फॉर्म को देखा, डू या डज को हमने कैसे यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में, और फिर उसके बाद से आपने देखा हैव को हमने कैसे यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में। इसके पहले हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ चीज़ों को देखा था, जो बची हुई चीज़ें आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक आप इसी तरीके से आप चीज़ों को, जहाँ से भी सोर्सेज आपको मिल रही हैं उस तरीके से आप पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखिए। एक बार चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी तो फिर उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो मेरी सोच यही है कि मैं जब तक लॉकडाउन है तब तक आपके सिलेबस को कवर कर दूं। हाई स्कूल का सिलेबस हम लोगों का चल रहा है और हाई स्कूल का ये जो भी हम लोग ग्रामर सेक्शन देख रहे हैं उसको कंपटीशन से जोड़कर हम लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले जो लड़के हैं उनको पहले बेसिक्स की ज़रूरत होती है, और बेसिक्स आपका यही है, आपका हाई स्कूल का ग्रामर और इंटरमीडिएट का ग्रामर। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई तो फिर उसके बाद से आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि बेसिक पे आपके कमांड है और फिर एडवांस लेवल की जो भी चीज़ें बात की जाएंगी वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है ये चीज़ें अब आपको पता हो गई। अब जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और यही वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बी वर्ब्स को, डू वर्ब्स को और हैव वर्ब्स को, ठीक है ना। इन तीनों वर्ब्स को हम लोगों ने देखा था। हमने बताया था कि इसका ये जो बेस वर्ब है इसका जो पास्ट फॉर्म है वो है वॉज और वर, और इसी का जो थर्ड फॉर्म है वो है बीन, और आईएनजी फॉर्म को हम लोगों ने देखा था बीइंग। डू का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है डिड, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है डन, और आईएनजी फॉर्म होता है डूइंग, ठीक है। हालांकि प्रेजेंट फॉर्म इसका डज होता है। तो हम लोगों ने डू और डज एक ही पास हम लोगों ने देख लिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो यूज़ होता है इज एम आर। उसी तरीके से हैव को हम लोगों ने देखा था, हैव का पास्ट फॉर्म जो होता है वो होता है हैड, आपका थर्ड फॉर्म होता है वो भी होता है हैड, और आईएनजी फॉर्म होता है हैविंग, और फिर इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है हैज़, ठीक है।
तो इसमें हम लोगों ने प्रेजेंट फॉर्म को देख लिया था कि इज एम आर को कैसे यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर हम लोगों ने इस डू वर्ब को देख लिया था, डू और डज को हम कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। हैव को और हैज़ को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग इसके पास्ट फॉर्म पे आते हैं। पास्ट फॉर्म ये रहा, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसको देखें कि ये वॉज वर, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और ये भी मैंने बताया कि ये सब सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि बीन को कैसे यूज़ करते हैं, बी को कैसे यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद से बीइंग को कैसे यूज़ करते हैं, तो ये सब आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेंगी। एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूँगा, हमारा फेसबुक, अगर आप इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आप इसको आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए कि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉज और वर के यूसेस को देखते हैं। वॉज और वर, इनको भी हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, और आपको मैंने बताया था कि जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं तो ये स्टेट को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा तो ये पास्ट के स्टेट को दिखाएगा, यानी उसकी दशा को दिखाएगा। ये वॉज कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपको पता है कि आई के साथ वॉज यूज़ होता है, या जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। और वर जो यूज़ होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे ये दिक्कत आएगी आपको कि आई पर कहीं पे मैं सिंगुलर कंसीडर कर रहा हूँ, कहीं पे मैं प्लूरल कंसीडर कर रहा हूँ। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए ध्यान रखिएगा कि पास्ट टेंस में ये आई को हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। आई के साथ हम वर भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो सब्जंक्टिव मूड की बात आएगी। जब हम पास्ट सब्जंक्टिव मूड पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि आई के साथ हम वर भी कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चूँकि कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ पे कन्फ्यूज़न होने वाली चीज़ें होती हैं उसको जनरली हम प्लूरली कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो खैर, आइए आगे चीज़ों को हम बढ़ाते हैं इसको। अगर मैं कहूँ कि आई वॉज अ टीचर, तो ये मेरे पास्ट के स्टेट को दिखा रहा है, वॉज। फिर मैं एक बार आपसे बताऊंगा, कहूँगा कि ये वॉज को था थी के सेंस में मत यूज़ करिएगा। वॉज का मतलब होता है था, इसका मतलब है। ये इस तरीके से पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। है इसका मतलब है, रखता है, तो ऐसे नहीं। आप जानने की कोशिश करिए कि ये जो वर्ड है वो मेन वर्ब है यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब है तो यहाँ पे इसका काम क्या है, स्टेट को दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे यूज़ करूँ, आई वॉज स्टडिंग, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये काम जो हो रहा था वो पास्ट में हो रहा था। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो आई के साथ आपने वॉज का यूज़ किया। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ भी वॉज का यूज़ करिएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे यूज़ करूं, यू वर स्लीपिंग, ठीक है। और अगर मैं ऐसे यूज़ करूं, यू वर नॉट देयर, मैं वहाँ गया था लेकिन तुम वहाँ थे ही नहीं, यू आर नॉट देयर। तो यहाँ पे ये वर्ब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो वर्ब यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इस मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, इसके टाइम को बता रहा है कि ये पास्ट में ये जो काम था ये कंटिन्यू था, तुम सो रहे थे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई कि वॉज वर्ब जो यूज़ होगा वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होगा। कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर इन वर्ड के बाद से दूसरा कोई वर्ब आता है और दूसरा कोई वर्ब आएगा तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा, ठीक। तो आप पहचान जाएंगे कि ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। और अगर मेन वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है, नाउन है, तो आप समझ जाएंगे कि ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो ये स्टेट को दिखा रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो ये किसी एक्शन के टाइम को दिखा रहा है, ठीक है ना। टाइम को दिखाता है और स्टेट को दिखाता है। खैर, जब ये हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों को और क्लियर कर लेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, देखते हैं डिड को हम कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो डू
या डू के फॉर्म्स जो भी यूज़ करते हैं जब मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है, तो ये किसी एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम इसको मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो हम पास्ट के किसी एक्शन को दिखाने में यूज़ कर पाएंगे। अब तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। डिड जब हम यूज़ कर रहे हैं मेन वर्ब के रूप में, तो ये किसी पास्ट के एक्शन को हम दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और डिड जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे। ये चीज़ें हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिड है ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, ठीक है। तो जब निगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा तो डिड नॉट हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों टेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लें, अगर मैं कहूँ अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आप डिड का यूज़ करेंगे। अगर इस तरह सेंटेंस लिखा जाए, ही डिड हिज होमवर्क, इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपना होमवर्क कर लिया, ठीक है। यहां पे ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखा जाए, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, अब यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया। पास्ट में कोई ऐसा काम हुआ, यानी कि ये काम हुआ जिसको नहीं किया उसने। अगर यहाँ पे हम दे भी लिखते तभी हम डिड नॉट लिखते, यू भी लिखते तभी हम डिड नॉट लिखते, और वी भी लिखते तभी हम डिड नॉट लिखते। यहाँ पे ही भी लिखते तभी, शी भी लिखते तभी, यू भी लिखते तभी, सबके साथ डिड नॉट ही यूज़ होगा, क्योंकि यही एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल के साथ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हम चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट, दोनों के साथ हम डिड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने यूज़ किया यहाँ पे, और ये मेन वर्ब के रूप में हमने यूज़ कर दिया। आइए देखते हैं हम हैव के जो पास्ट फॉर्म है हैड, इसको हम कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। देखिए, ये जो मेन वर्ब के रूप में जब यूज़ करते हैं तो ये पोसेशन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हैड को जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी हम पोसेशन को दिखाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और पोसेशन कब की होगी? वो पास्ट की पोसेशन होगी। प्रेजेंट की पोसेशन के लिए तो हम हैव का यूज़ करेंगे या हैज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन पास्ट के पोसेशन के लिए, यानी पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी अब नहीं है, तो उसके लिए आप हैड का यूज़ करिए। और हैड को जब आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे आप, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैड अ कार या आई वॉज अ कार, अब जो ऐसे पढ़ेगा था थी थे तो वॉज का भी मतलब था और हैड का भी मतलब था, तब तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपको दिखाना है कार पे आपका पोसेशन कि आपके पास एक कार थी, तो आपको हैव के फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा, यानी आई हैड अ कार। वॉज तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से एक दिक्कत और भी आती है जब इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ आई वॉज या आई एम हैविंग अ कार, ये इस तरीके के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपको इंप्रूव करना होता है, तो इंप्रूव करके आप या तो यहाँ पे हैव लगा देते हैं या तो आप हैड लगा देते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है कि जब हम हैव का यूज़ पोसेशन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, या यूँ कहें कि हम जब मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तभी वो पोसेशन को दिखाएगा। तो जब इसको हम पोसेशन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं तो कभी भी हम इनके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते, या इनको कह सकते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते।
तो यहाँ पे इस सेंटेंस को देखते हुए लग रहा है कि कार पे पोसेशन को दिखाया जा रहा है, यानी कि अधिकार को दिखाया जा रहा है कि मेरे पास एक कार है, ये कार थी। ठीक है, तो अगर इस तरीके के सेंटेंस आपको बनाना हो तो कभी भी इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ ना करें, सिंपल आप उसको प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करें या पास्ट फॉर्म में यूज़ करें, आई हैव अ कार या आई हैड अ कार। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई कि जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब हम बात करें कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। अब जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आती है तो ये ज़रूरत बन जाती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट में डिस्कशन के लिए। देखिए, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जिसको आप बोलते हैं और जिसको आप पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये था और ये चुका था से अंतर है, नहीं। ये हिंदी में मैं बार बार कहता हूँ कि आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके उन चीज़ों की पढ़ाई करें। तो ये था और चुका था में सिर्फ अंतर नहीं, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि आई वेंट देयर सही है या आई हैड गॉन देयर सही है। ठीक है, तो अगर आप इसको सही से पढ़े होंगे तो आप इस पर टिक कर देंगे। इसको कहेंगे कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अब इसके बारे में हम बात कर लें कि जब भी कोई एक एक्शन, ध्यान रखिएगा, हम जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो ये हम सिंगल एक्शन की बात करते हैं। कोई भी वर्ब है वो सिंगल होगा। कोई भी एक एक्शन चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, हज़ारों लाखों वर्ष पुराना क्यों ना हो, कभी भी आपने उसको कंप्लीट किया हो तो उसको सिंपल पास्ट में आप उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2004 में कंप्लीट की थी, अब मैं 2004 में कंप्लीट कर चुका था मैं बोलूं या मैंने किया था बोलूं, जैसे भी बोलूं, सिंगल एक्शन है जो मैंने किया है। वो क्या किया है मैंने, कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2004 में कंप्लीट करी है। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2004, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। मैं सिंपल इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करूंगा, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2004। ठीक, पास्ट परफेक्ट मैं कब यूज करूंगा, जब मुझे दो एक्शन को दिखाना होगा, एक्शन 1 यानी वर्ब 1 और वर्ब 2। ये मुझे दिखाना होगा कि कौन सा एक्शन किसके पहले या किसके बाद में हुआ है, तब मैं वहां पे पास्ट परफेक्ट को यूज करूंगा। यानी जो सबसे पुराना काम है, जो सबसे पहले हुआ है, वो पास्ट परफेक्ट में यूज करूंगा, और जो उसके बाद हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करूंगा। इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो अक्सर आप ट्रांसलेशन करते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से इसको सोचने की कोशिश करें तो यहाँ पे चुका था चुकी थी से मतलब नहीं है। अगर मैं कहूँ द पेशेंट, इसको लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, ये मैंने ट्रांसलेशन कर दिया। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो इसमें ये देखेंगे कि हैड डाइड, यहीं से टेंस की पहचान होती है। हैड डाइड ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने बताया कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट का पास्ट होता है, यानी कि वो काम सबसे पहले हुआ होगा। अगर ये दोनों, अगर हिंदी ट्रांसलेशन पे ध्यान दें, अगर मैंने कहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले मरीज मरा ना, फिर डॉक्टर आया, तो जो मरीज मरने वाला काम है ये देखिए मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में कर दिया, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, और इसके बाद से जो काम हुआ, यानी डॉक्टर के आने का काम हुआ, वो बाद में हुआ। तो इस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए पास्ट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट है। दो एक्शन को मैंने दिखाया, ये एक्शन पहले हुआ, ये एक्शन बाद में हुआ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को तभी आप यूज करिए जब दो एक्शन को एक के बाद एक दिखाना हो, यानी एक दिखाना हो कि एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ। ठीक है ना, तो यहीं से एक चीज़ निकल के सामने आ जाती है कि आप लोग जब इसको कंपटीशन में पढ़ते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं कि बिफोर और आफ्टर।
ठीक है ना। तो अगर बिफोर और आफ्टर ये कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं और हम ये दिखा रहे हैं कि दो एक्शन हुआ है इसके पहले और इसके बाद में, तो इसके पहले जो हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर दीजिए, पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद वाला सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट कर दीजिए। और जब आफ्टर आता है तो सीधे इसका अपोजिट कर देंगे, आफ्टर सिंपल पास्ट इधर ट्रांसलेट कर दीजिए या पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद वाला पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। तो यही रूल आप बना देते हैं। तो रूल आता कहाँ से है? जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है तो खुद से आप एक रूल बना के तैयार कर देते हैं कि ये ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन पहले ही आप ये रट लें तो फिर ये समझ नहीं पाएंगे आप। तो चीज़ों को समझने की कोशिश ज़्यादा करें तो बेहतर होगी। तो हम लोगों ने यहाँ से देख लिया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का काम ले लेते हैं, और उसी वर्ब को कैसे हम मेन वर्ब का काम ले लेते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको, ये कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। तो और जैसे मैंने इसके पहले भी अनाउंस कर दिया है कि जल्दी ही हम स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, 1000 क्वेश्चन। ठीक है, और ये 1000 क्वेश्चन उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा जो इस समय प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। 3 महीने बाद आपका एनडीए का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद से उसी के पैरेलल आपके एसएससी सीजीएल मेंस का भी एग्ज़ाम होना है, और जो पहले सीएचएसएल के एग्ज़ाम जो बाकी रह गए हैं उसके भी एग्ज़ाम होने हैं। तो उन सारी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं और जल्दी इधर इम्प्लीमेंट कर देंगे। बस कोशिश ये हो रही है कि जल्दी से ब्रॉडबैंड लग जाए, ब्रॉडबैंड ही लगने की वेट की जा रही है। तो जैसे ही ब्रॉडबैंड लग जाता है फिर हम लोग ऑनलाइन सारी चीज़ों को लाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स आपको दिए जाएँ कि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। आज हम थोड़ी चीज़ें बची रह गई हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, मैं सोच रहा था उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। उसमें आपको पढ़ना क्या है कि ये जो आपने यूज़ किया बी, डू और हैव, इनको जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आपने देखा, तो इसके प्रेजेंट फॉर्म को आपने देखा था इज एम आर और वॉज वर, ये पास्ट फॉर्म देखा था आपने। फिर इसको आपने देखा था डज और डू या डज, और फिर आपने देखा था इसका पास्ट फॉर्म डेड। इसके प्रेजेंट फॉर्म को आपने देखा था हैज़ या हैव, और इसके पास्ट फॉर्म को आपने देखा था हैड। ठीक है, तो ये जो वर्ड हैं इनमें ख़ास तौर से इसके बारे में और इस वर्ड के बारे में देख लें, और इनको देख लेते हैं। इनको हम पैसिव वॉइस में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा वर्ब है इज एम आर, जिसको आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा था, और ये वॉज वर जिनको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा था, तो इनको हम पैसिव वॉइस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि पैसिव वॉइस होता क्या है। तो जो लोग नहीं जानते वो भी ये देख लें कि पैसिव वॉइस होता क्या है। देखिए, एक्टिव वॉइस में होता क्या है, अगर एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट ऐसे होता है, सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और फिर इसके बाद से वर्ब लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वरना सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब लिखते हैं। ठीक, और इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो भी सही है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। ये फॉर्मेट होता है एक्टिव वॉइस का। ठीक, एक्टिव वॉइस में होता क्या है, सब्जेक्ट जो होता है इस एक्शन का डूअर होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में जो होता है, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट जो होता है वो हमेशा इसमें बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, यानी कि ये ऐड होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट के साथ ये ऐड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट हम लिखते हैं और बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये फॉर्मेट कहलाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, अब बी वर्ब के साथ कुछ भी आ सकता है, इसमें बी वर्ब के साथ इज एम आर भी आ सकता है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में वॉज या वर आ सकता है। तो ये ऐड करना ज़रूरी होता है। अगर इस तरीके के फॉर्मेट में कोई सेंटेंस लिखा गया है तो वो पैसिव वॉइस है, और इस फॉर्मेट में लिखा गया है तो एक्टिव वॉइस है। इसके पहले भी हालांकि मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इसमें जो सब्जेक्ट ये होगा, ये इस एक्शन का डूअर नहीं होगा, इसमें ये जो वर्ब है, वर्ब यानी कि ये जो काम हुआ है वो इस सब्जेक्ट के ऊपर होगा, इसका करने वाला कोई और होगा।
पैसिव वॉइस में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो इसका जो डूअर होगा ये इसका सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर मैंने लिखा रोहन राइट्स अ पोएम, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने वर्ब लिखा है और ये हमने सब्जेक्ट लिखा है। बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है जिसमें रोहन ने इस एक्शन को परफॉर्म किया है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसमें टेंस को हम नहीं बदलते। टेंस जो एक्टिव वॉइस का है वही पैसिव वॉइस का भी होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में जो सेंस है वही पैसिव वॉइस में भी सेंस होना चाहिए। सेंस में अगर कहीं गड़बड़ी हुई या आपने टेंस को चेंज कर दिया तो फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे अगर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करें या पैसिव वॉइस में अगर हम लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ पोएम, ये वर्ब चेंज होगा, इज रिटन। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का फॉर्मेट ये होता है और एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट ये होता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम लिखेंगे इसको। तो प्रेजेंट टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं इज एम आर, और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया। अब पोएम इज रिटन, अब इसके साथ बाई आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई रोहन, चूंकि यहाँ पे आपने रोहन लिखा है तो रोहन कर दीजिए। अब देखिए इसका जो सेंस एक्टिव वॉइस में वही सेंस पैसिव वॉइस में भी है, लेकिन इसमें हमने बताया कि इसमें इसका डूअर हमने सब्जेक्ट का डूअर यहाँ पे बता दिया कि रोहन लिखता है, क्या लिखता है, पोएम लिखता है। इसमें भी पोएम रोहन के द्वारा ही लिखा जाता है, लेकिन अब जो ये सब्जेक्ट है ये इसका डूअर नहीं है, इसका डूअर ये है। लिखने का तरीका चेंज किया लेकिन सेंस अभी भी वही है जो एक्टिव वॉइस का था, पैसिव वॉइस में भी वही है। एक्टिव वॉइस में जो आपका टेंस था अभी भी टेंस वही है। इसी को थोड़ा सा हम बदल दें, अगर हम राइट्स को रोट कर दें, यहीं पे मैं चेंज कर देता हूं, रोहन रोट अ पोएम, पास्ट टेंस में हो गया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हमने यूज किया। सेम फॉर्मेट जो है ये फॉर्मेट एक्टिव वॉइस का है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हमने यूज किया। इसको जब हम पैसिव वॉइस में जब यूज करेंगे तो ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, और पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में यहाँ पे वॉज और वर का यूज करते हैं, तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लिख देंगे, अ पोएम वॉज रिटन बाय रोहन। तो आपने यहाँ पे देखा कि जिस तरीके का टेंस है वैसा ही टेंस पैसिव वॉइस में भी है, जो सेंस यहाँ पे है वही सेंस यहाँ पर भी है। तो मैं ये दिखाना चाहता था यहाँ पे कि जो आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो इज एम आर और वॉज वर्ब का जो यूज़ आपने पढ़ा था, ठीक है, उसको आपने देखा था किस तरीके से मेन वर्ब के रूप में और कैसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको चाहे तो आप पैसिव वॉइस में भी यूज़ कर सकते हैं, और पैसिव वॉइस में कैसे आपने यूज़ किया, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो चीज़ आपने देख लिया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको आपने पैसिव वॉइस में बदला तो आपने इज एम आर का यूज़ किया। वही चीज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट को आपने पैसिव वॉइस में जब चेंज किया तो वॉज और वर का यूज़ किया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वॉज वर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हैज़ और हैव को। ठीक है, हैज़ और हैव को और हैड को। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है हैज़ और हैव, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। एक थोड़ा शॉर्ट में ये चीज़ों को मैं बता दूं, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपने एस ए एस जोड़ के इसको सिंगुलर बना दिया है, तो यही पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस मैंने लिखा जिसमें सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट के साथ ये फॉर्मेट हमने लिखा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखा है या हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस लिखा है, तो ये फॉर्मेट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, एक्टिव वॉइस का। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होगा। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके साथ हम बी वर्ब को लिखेंगे, यानी कि इज एम आर को लिखेंगे।
और फिर इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। तो यही बेसिक चेंज होता है, यानी कि ये वर्ब जो होता है इसी वर्ब को हम इस वर्ब में चेंज कर देते हैं, इस एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर वही चीज वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुआ, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, बट ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। हालांकि ये ज़रूरी चीज़ है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का होना ज़रूरी है। या आप जानते हैं कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो होता है एक्टिव वॉइस का होता है और पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का होता है। जब इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे, कैसे आपने पहचाना पास्ट एंड डेफिनिट टेंस? तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म से पहचाना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब से ही आप टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वर्ब नहीं पहचानेंगे तो फिर पैसिव वॉइस चेंज करना, पैसिव वॉइस चेंज करने में दिक्कत आएगी। इसमें आपने कैसे पहचाना? डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया तो आपने इसको पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस है, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको पास्ट में ही जाना है। तो पास्ट में जाना है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ आप वॉज वर का यूज़ करेंगे और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। देखिए बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये फॉर्मेट पैसिव वॉइस का हो गया, ठीक है। अब टेंस को आइडेंटिफाई करिए, वैसे यूज़ करिए। तो मैंने आपको बता दिया इज एम आर और वॉज वर कैसे आपने यूज़ किया, किस तरीके से आपने चेंज किया था। बस छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ जिससे आपको समझ आ जाए और मीनिंग निकालना आपके लिए आसान हो जाए। फिर देखिए हैज़ और हैव को देख लीजिए। हैज़ और हैव ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। यही पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सबके साथ आना ही आना है, वो तो आप जानते ही हैं। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है। तो हैज़ और हैव तो रहेगा ही रहेगा, इसको हटाएंगे नहीं आप। हैज़ हैव के साथ बी का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ के साथ बीन आ जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करते ही करते हैं। तो ये चेंज होता है हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया आपका। और हैज़ हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब मीनिंग आप जैसे भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को मैं ऐसे चेंज करके आपको बता देता हूँ कैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने हम लिखा आई हैव रिटन अ बुक, ठीक है। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, प्रेजेंट परफेक्ट आपने पहचान लिया, एक्टिव वॉइस है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसी को तो आपको चेंज करना पड़ेगा। हैव रिटन चेंज हो जाएगा किस में? हैव बीन रिटन में चेंज हो जाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आप बना सकते हैं। ये जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, अब बुक, ठीक है। और ये जो आई है ये बाई के साथ यानी प्रेपोजिशन के साथ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, बाई मी। चेंज हो गया आपका पैसिव वॉइस। हैव रिटन चेंज हो गया हैव बीन रिटन में। अगर वहीं पे ही होता, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता ही हैज़ रिटन अ बुक, तो इसको कैसे करते? हैज़ रिटन चेंज कर, ध्यान रखिएगा ज़रूरी नहीं कि हैज़ रिटन हैज़ बीन रिटन में ही चेंज होगा, डिपेंड करेगा कि आने वाला यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, हैज़ बीन रिटन में चेंज कर सकते हैं। वर्ब आपका बदल गया, अब आपको करना क्या है? सिंपली बुक को यहाँ लाइए, ही को यहाँ ले जाइए, अब बुक यहाँ पे हो जाएगा। तो अब बुक सिंगुलर है तो हैज़ ही रहेगा, हैव में चेंज होगा नहीं। और बाई के साथ ही जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ही के ऑब्जेक्टिव केस आप जानते हैं हिम हो जाएगा। तो ये हैज़ बीन रिटन आपका हो गया पैसिव वॉइस में। तो आपने बी वर्ब्स को जैसे इज एम आर वॉज वर को आपने देखा पैसिव वॉइस में हमने कैसे यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद से हैज़ हैव को देख लिया हमने पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ कर लिया, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी के साथ आप देख लें थोड़ा सा हम इसमें बदलाव करें हैड को। तो हैड जो हमने यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैड तो रहेगा ही रहेगा। तो आप जानते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, बी का फॉर्म, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो बी के साथ यहाँ पे बी का फॉर्म कौन सा आएगा? हैड बी तो आएगा नहीं, बी का थर्ड फॉर्म यहाँ पे होगा बीन, हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ये, तो ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को जो हमने लिखा था कि अगर इसको मैं ऐसे कर दूं आई हैड रिटन
अ बुक, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड रिटन, हैड बीन रिटन में चेंज हो जाएगा, हैड बीन रिटन, ठीक। और अ बुक यहाँ पे आ जाएगा, तो बुक सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए एक ही यूज होगा। फिर बाई के साथ यहाँ पे क्या कर दीजिए, बी कर दीजिए, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने वर्ब को पहचान लिया तो पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग निकालने की जहाँ तक बात आती है, तो यहाँ पे अगर आपने कहा कि मैंने इस किताब को खुद लिखा था, लेकिन यहाँ पे किताब तो कोई चीज़ लिख नहीं सकता, तो यहाँ पे कहेंगे किताब को लिखा गया था, अ बुक हैड बीन रिटन बाय मी, दोनों बात एक ही हो गई। मैंने किताब को लिखा था या एक किताब को मेरे द्वारा लिखा गया था, दोनों बात तो एक ही हुई, लेकिन लिखने का तरीका आपने चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं, एक्टिव वॉइस का वर्ब है तो ये सब्जेक्ट इसका डूअर होता है, लेकिन अगर आपने पैसिव वॉइस में वर्ब को लिखा है तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो इसका डूअर नहीं होता है, ये काम इस पर किया गया होता है। एक किताब लिखा गया था, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो अब इस चीज़ों पे ज़्यादा अब मुझे लग रहा है आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मीनिंग क्या निकालें, आपको सिंपल चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझ लिया कि हैज़ हैव को हमने कैसे यूज़ किया था, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस में। तीनों वीडियो को जब एक साथ देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर हैड को हमने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में लिया था, ठीक है, और उसको पैसिव वॉइस में भी हमने यूज़ करके देख लिया। फिर इज एम आर को आ जाइए, हमने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में देखा था और फिर उसके बाद से पैसिव वॉइस में भी यूज़ कर लिया, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के। फिर आप आ जाइए वॉज वर को आपने देखा था हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में, फिर हमने पैसिव वॉइस में भी उसको यूज़ कर लिया। तो कैसे हमने यूज़ कर लिया, एक एक करके हमने एक एक एग्जाम्पल देके सारी चीज़ों को समझा दिया। जय हिंद एवरीवन। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब में लगातार हम लोगों ने 3 वीडियो में सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। हम लोगों ने उसमें बी वर्ब्स को देखा, डू वर्ब्स को देखा और हैव वर्ब्स को देखा कि इनको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। खैर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, कुछ चीज़ें और बची रह गई हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी कंप्लीट कर दूँ, तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा सेक्शन एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और भी आपसे कहनी थी कि अब YouTube और Facebook को मैंने लिंक कर दिया है। अगर आप Facebook पेज पे आप देख रहे हैं तो YouTube का जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उससे आप पूरे वीडियोस को वहीं पे देख सकते हैं। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो इंडिविजुअली आप तो वहाँ देख ही सकते हैं, लेकिन अगर Facebook पेज से आप चाहते हैं कि YouTube के जितने भी वीडियो वहाँ पे देख लें तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि YouTube का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज़ एक साथ आ जाएंगे। तो आप चाहें तो वहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। यहाँ पे हम लोग को डिस्कस ये करना था कि ये जो बी वर्ब्स है इसको हम और आगे कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज इज़, एम, आर के साथ जो इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं वो किस लिए किया जाता है, वो किस सेंस में किया जाता है। और इसके साथ और भी पढ़ेंगे हैज़ और हैव के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हैड के साथ इन्फिनेटिव, और फिर विल हैव के साथ इन्फिनेटिव। ठीक, ये जो आप और भी जगह पे और अलग अलग तरीके से आपने पढ़ा होगा, इज़ टू, एम टू, आर टू, इस तरीके से, लेकिन आप देख लें कि इज़, एम, आर के पास अगर इन्फिनेटिव आता है तो हम इसको प्रेजेंट में किसी ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ करेंगे जो आप स्वयं की इच्छा से कर रहे हों, या आप ये कह सकते हैं कि अगर बिना कंपल्शन के कोई काम आप करते हैं तो उसके लिए आप इस तरीके के फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप पहले यूज़ करते थे इज़, एम, आर का, वैसे यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इसका यूज़ करते हैं, आई के साथ आप एम का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करते हैं। तो इसको ऐसे ही सेम फॉलो करना है। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम टू स्टडी,
तो अब इसका ट्रांसलेशन जो हिंदी में आप करते हैं कि मुझे पढ़ना है, राइट? तो पढ़ना है का मतलब ये है कि आप अपने स्वयं की इच्छा से ये काम करने वाले हैं, इसमें कोई कंपल्शन, कोई दबाव नहीं है, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे यूज करूं, ही इज टू राइट अ लेटर, तो इसमें सेम ये जो एक्शन होगा वो स्वयं की इच्छा से होगा, मतलब इस पे कोई दबाव नहीं है इस काम को करने के लिए। उसे एक पत्र लिखना है या उसे एक पत्र लिखना पड़ता है, कुछ भी आप कहें, हिंदी में आप जो भी ट्रांसलेशन करें, लेकिन आपके सेंस में यही होना चाहिए कि ये जो एक्शन हुआ है, जो इसने परफॉर्म किया है, क्योंकि ये इसका डूअर है, तो इसने इस काम को स्वयं की इच्छा से किया, इस पर कोई दबाव नहीं था, राइट? उसी तरीके से अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप ऐसे करेंगे, यू आर टू राइट अ लेटर। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस सेंटेंस में हमें जैसे लग रहा है किसी को हम निर्देश दे रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन ये जो निर्देश है बड़ा ही पोलाइट है, इसमें किसी तरीके कोई दबाव नहीं है। यू आर टू राइट अ लेटर, तुम्हें एक पत्र लिखना है, ठीक है? अब वो लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसी में हम कंपल्शन की ग्रामर ऐड करें कि यानी कि वो काम अगर मजबूरीवश करना ही पड़े, तो उसके लिए ये प्रेजेंट में ये कंपल्शन को दिखाने के लिए आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कंपल्शन के लिए आप यूज़ करेंगे। अगर इनको आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये कि इसका जो डूअर होगा, यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट होगा, उसको इस काम को मजबूरीवश करना है, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस लिखूँ, he has to walk in the morning, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ का यूज़ करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ आपने इन्फिनेटिव का यूज़ किया। इसका मतलब ये कि ये जो एक्शन है इसको मजबूरीवश करना पड़ता है, उसको टहलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे वो काम करना पड़ता है, मॉर्निंग में उसे टहलना ही पड़ता है, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। नाउ अगेन मैंने हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ किया, यानी हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। इसका मतलब ये टीच करने का काम जो है मुझे मजबूरीवश करना पड़ता है। आई हैव टू टीच द स्टूडेंट्स, हो सकता है मुझे पढ़ाने की इच्छा ना हो, लेकिन ये जो सेंटेंस अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं स्टूडेंट्स को मजबूरीवश पढ़ाता हूँ, ठीक है? या मुझे पढ़ाना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे इज एम आर के साथ जब हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया, हैज़ और हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ किया, तो इनके दोनों के सेंस में, या दोनों के आप कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इसके दोनों के सेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है? उसकी फीलिंग्स, उसको जो अगर आप जिसके लिए बोल रहे हैं या लिख रहे हैं कहीं पे, तो वो समझने वाला समझ जाएगा कि किस तरीके के ग्रामर का यहाँ पे यूज़ किया गया है और आप क्या कहना चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो आई होप ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब आते हैं हम पास्ट के कंपल्शन को दिखाने के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो पास्ट में कंपल्शन को दिखाने के लिए हम हैड के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, हैड टू या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है ना? जैसे इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूँ, he had to get up in the morning, उसे सुबह उठना पड़ता था। तो उठना पड़ता था तो सेंटेंस देख के ही लग रहा है कि उसे मजबूरी में वो काम करना पड़ता था, उसके खुद की इच्छा से उसने अपना काम नहीं किया, ठीक है? he had to get up in the morning। तो यहाँ पे चाहे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यहाँ पे या प्लूरल सब्जेक्ट हो, किसी भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे हैड टू का ही यूज़ करेंगे। तो पास्ट के कंपल्शन को दिखाने के लिए, यानी पास्ट में कोई काम आपने मजबूरीवश किया, उसको दिखाने के लिए आप हैड टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने प्रेजेंट में कंपल्शन को देख लिया, पास्ट में कंपल्शन को देख लिया। फ्यूचर में कंपल्शन को दिखाने के लिए हम इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, विल के साथ हैव के साथ इन्फिनेटिव, क्योंकि ये प्रेजेंट के कंपल्शन को दिखाता ही था, हमने विल का यूज़ कर दिया। तो फ्यूचर के कंपल्शन को दिखाने के लिए इस फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे कल सुबह उठना पड़ेगा, उसको आप कैसे इंग्लिश में कहेंगे? आई विल हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग।
ठीक है। या अगर आप ऐसे कहें उसे सुबह उठना पड़ेगा तो आप ही का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्यूचर का अगर कंपल्शन आप दिखा रहे हैं तो आप विल हैव के साथ टू का यूज़ करिए, ठीक है। सी अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो एग्ज़ाम के पेपर होते हैं, कभी आपने कंपटीशन वगैरह कभी दिया हो तो उसके पेपर पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, उसमें एक निर्देश भी दिया जाता है बच्चों को, और निर्देश में लिखा रहता है स्टूडेंट्स आर टू रिक्वेस्ट नॉट टू ओपन his her booklet until you are asked to do so। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमने R2 का यूज़ किया है, यानी R के बाद से ये इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस काम को जो ये जो रिक्वेस्ट किया होगा, ये कंपल्शन नहीं, ये जाहिर सी बात है, कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो उसमें तो कंपल्शन होगी नहीं, या हो भी सकती है बहुत ही ज़्यादा आप गिड़गिड़ाएं, इम्प्लोर उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं की गई हैं, बस यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है और बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी को निर्देश पारित करना है लेकिन उसमें कंपल्शन नहीं है तो आप इस तरीके के फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर लिखना चाहता तो वो स्टूडेंट्स हैव टू लिख सकता था, लेकिन उसने नहीं लिखा क्योंकि ये बड़ा रूड माना जाता है, ठीक है। इसीलिए जब कभी भी आप बोलचाल की भाषा में अगर किसी के साथ इस तरीके के सेंटेंस का यूज़ करना हो तो आप जनरली कोशिश करें कि ये हैज़ टू, हैव टू का यूज़ ना करें, इज़ टू, एम टू और आर टू का यूज़ करें, ये बेहतर होगा। तो आई होप कि ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी, किस तरह से हम प्रेजेंट में कंपल्शन को दिखाते हैं, किस तरीके से पास्ट के कंपल्शन को दिखाते हैं, और अगर विदाउट कंपल्शन की ग्रामर है तो हम कैसे सेंटेंस में इज़ टू, एम टू या आर टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद से कुछ एक्सरसाइजेस हैं तो उनको भी कर लिया जाए, जिससे ये समझ में आए कि आपने कितना पढ़ा है और कितना उन चीज़ों को समझा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कुछ एक्सरसाइज को। तो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है एक्सरसाइज के लिए आपके। तो सेम एज जैसा हम लोग करते हैं, वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर उसके बाद से मैं इस क्वेश्चन को सारे सॉल्व करा देता हूं, तो जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ये चीज़ कम से कम आप एसेस कर पाएंगे। तो शुरू कर लीजिए। ऑलराइट, तो आई होप कि आपने इसको किया होगा खुद से। चलिए चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर 10 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आपने 7 क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है, तो आप अच्छे कंडीशन में हैं, मतलब बढ़िया है, गुड। बिलो 7 है अगर आप, तो इसका मतलब अभी और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो देखिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। यहाँ पे ये WH वर्ड है, वाई डैश यू नॉट ओबे योर टीचर। करना क्या है, ये जो वर्ब के फॉर्म्स दिए हुए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, इनके सही फॉर्म्स को वहाँ पे यूज़ करना है। आपने देखा था कि ये सारे वर्ब्स जितने भी लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, इनको आपने हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ किया है और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ किया है। तो आप देखिए कि वो वहाँ पे कैसे यूज़ कर पाएंगे, आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर पाएंगे या मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इसको मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उनके सही फॉर्म्स को आप यूज़ करिए, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो किस टेंस में आप यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें, वाई डैश यू नॉट ओबे योर टीचर, ठीक है, तो WH वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें से किसी एक वर्ड को यूज़ करना है, तो कौन से वर्ड को आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आप आर को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका जो वर्ब है ये ING फॉर्म में होना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, तो बच गया क्या, डू और डज। तो सब्जेक्ट आप देखिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो सब्जेक्ट जब यू है तो आप यूज़ कर पाएंगे डू, डज तो यूज़ कर पाएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, वाई डू यू नॉट ओबे योर टीचर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, यू डैश नॉट गो टू स्कूल टुडे, यहाँ पे आर है, डिड है और हैव है, तो आर आप इसलिए यूज़ नहीं कर पाएंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है नहीं, गोइंग होना चाहिए था यहाँ पे वर्ब में,
पहचानना ज़रूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, मेन वर्ब को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। डिड यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डिड यूज़ कर पाएंगे क्या, यू डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, लेकिन यहाँ पे टुडे की बात हो रही है, ठीक है, यूज़ तो कर पाएंगे बिल्कुल। आप टुडे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्रेजेंट और पास्ट तो होता ही है कि आज तुम स्कूल नहीं गए, ठीक है। हैव आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हैव यूज़ करते तो यहाँ पे मेन वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होना चाहिए था, तो आर निकल गया, हैव निकल गया, बचा क्या, डिड। यू डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, तुम आज स्कूल नहीं गए, ठीक है। एक ही दिन में ही कुछ देखिए, समय क्या, अगर मान लीजिए कि अभी इस समय 10 बज रहा है तो इसके पहले वाला जो समय था वो तो पास्ट का ही था ना, तो एक दिन में तो प्रेजेंट और पास्ट तो हो ही सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, तो टाइम पे ही डिपेंड करता है ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसके बाद वाला जो टाइम होगा वो फ्यूचर का हो जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं कि आज का पूरा दिन प्रेजेंट का हुआ और कल का पूरा दिन पास्ट का था और अगला दिन फिर फ्यूचर का होगा, ऐसा नहीं है, ये टाइम है एग्जैक्टली। यहाँ पे आइए, थर्ड क्वेश्चन पे आइए, ही डैश नॉट वर्क हार्ड नाउ ए डेज। अगेन इस तो यूज़ कर पाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे वर्क आपका मेन वर्ब है, तो वर्किंग नहीं है, तो यहाँ पे इज नहीं यूज कर पाएंगे आप। ही इज़ नॉट वर्क हार्ड नाउ ए डेज, तो ऐसा यूज़ नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हैज़ यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हैज़ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वर्कड होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बचा क्या, डज। ही के साथ डज ही लगता है, डज नॉट, ही डज नॉट वर्क हार्ड नाउ ए डेज। इन दोनों वो कठिन परिश्रम नहीं करता है, वो फैक्ट को दिखा रहा है। फिर अगर यहाँ पे देखिए, इज यूज कर पाएंगे क्या, वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं है तो इज यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज होना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेन वर्ब ऑलरेडी आ चुका है, तो इन सबको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है आपको। फिर आप देखिए ही के साथ डू तो यूज कर पाएंगे नहीं, तो ये भी गलत हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही के साथ डज लगता है। और यहाँ पे डिड यूज कर पाएंगे डेफिनेटली, ही डिड नॉट बीट हिज सिस्टर, ठीक है, ये भी सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिल्क मैन डैश नॉट कम। अब यहाँ पे आर यूज नहीं कर पाएंगे, अगेन मिल्क मैन आर नॉट कम, ये ऐसा कोई सेंटेंस बनेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए आर लगाते हैं और यहाँ पे एक मेन वर्ब बैठा हुआ है तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, और हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो आर यूज नहीं होगा, गलत हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर देखिए, मिल्क मैन के साथ हैज़ लगा पाएंगे, द मिल्क मैन हैज़ नॉट कम, डेफिनेटली हैज़ लगा देंगे, हैव नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हैव प्लूरल के साथ यूज होता है और यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये हैज़ नॉट कम, कम केम कम। फिर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और देखिए यहाँ पे वीपिंग वर्ड यूज हुआ है, मेन वर्ब वीपिंग है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होना है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर भी यूज होता है, वॉज भी यूज होता है, वर्ब भी यूज होता है, तो अब देखिए कौन सा यूज होगा, वाई डैश शी वीपिंग बिटरली, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज ही यूज होगा, ना तो आर यूज होगा ना तो वर्ब यूज होगा, तो यहाँ पे कर लीजिए वाई वॉज शी वीपिंग, क्यों रो रही थी वो। अगेन देखिए, गोइंग है, मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा, और सी यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए या तो इज यूज होगा या तो वॉज यूज होगा, वर्ब तो यूज होगा नहीं, तो कौन सा यूज करेंगे, वाई इज शी गोइंग टू द टेम्पल, कि वाई वॉज शी गोइंग टू द टेम्पल, दोनों यूज कर पाएंगे, चाहे इज यूज कर लीजिए चाहे वॉज यूज कर लीजिए। वाई इज शी गोइंग टू द टेम्पल, वो टेम्पल क्यों जा रही है, या वो टेम्पल क्यों जा रही थी, दोनों यूज कर पाएंगे। फिर देखिए, द थीफ डैश रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें हमेशा यूज़ करते हैं कंपैरिजन के सेंस में, कंपैरेटिवली यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हमेशा कंपैरेटिवली यूज़ करते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट का पास्ट होता है, तो जब दो एक्शन को दिखाना होता है कि इसमें से कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में हुआ, तो जो सबसे पुराना काम होता है यानी पहला काम होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं और बाद वाला सिंपल पास्ट में करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो देखिए, आपको आई होप कि वो फॉर्मूला याद भी होगा कि बिफोर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, तो अगर होता है तो हैड लगा दीजिए, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एक को पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया है तो दूसरे को पास्ट परफेक्ट में यूज किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा काम पहले हुआ, ये भागने का काम पहले हुआ कि पुलिस के आने का काम पहले हुआ, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि पुलिस बाद में आती है और चोर पहले भाग जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हैड के साथ रन अवे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पहले एक्शन ये हुआ होगा और बाद में पुलिस आई होगी। ठीक है, अब इसको आप हिंदी में जैसे भी ट्रांसलेट कर लें। इसमें देखिए, ये देखिए, ही केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एक एक्शन हुआ, आफ्टर हिज मदर डैश गॉन,
देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दूसरा एक्शन हुआ। तो आफ्टर के साथ, ये आफ्टर कंजंक्शन है, एक काम देखिए इधर हुआ है और दूसरा काम यहाँ पे हुआ है। अब इसमें से जब एक सिंपल पास्ट आफ्टर के साथ मैंने बताया था कि अगर आफ्टर कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ हो और दो एक्शन हुए हो, वर्ब 1 वर्ब 2, तो आप इधर जो यूज करिए सिंपल पास्ट को यूज करिए जो ऑलरेडी हो चुका है, तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट में होगा, तो यहाँ पे आंख मूंद के आपको हैड लगा देना है, सेंटेंस सही हो जाएगा। ही केम आफ्टर हिज मदर हैड गॉन, मतलब उसकी माता जी के जाने के बाद वह आया। ठीक है, माता जी पहले गई और वह बाद में आया। ठीक, तो सेंटेंसेस देख सकते हैं दोनों एक्शन को कैसे हमने सीक्वेंस में यूज किया। इट वॉज अ विंटर नाइट, ही वॉज डैश अराउंड द फायर। इसका मैंने ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखा, देख देता हूँ क्या चीज़ है, आपके बुक से ही मैंने लिखा है ये सब सारी चीज़ों को। इट वॉज अ विंटर नाइट, वॉज, वर और बीन, ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। वॉज यूज करना है, वर यूज करना है या बीन को यूज करना है, तो देख लीजिए कौन सा यूज करेंगे आप। इट वॉज अ विंटर नाइट, वी डैश सिटिंग राउंड द फायर। जब विंटर जाड़े की रात होती है तो उस समय क्या करते हैं आप, आग जला देते हैं, उसके राउंड, उसके चारों तरफ आप बैठ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। इट वॉज अ विंटर नाइट, वी है प्लूरल, तो वी के साथ वर यूज होगा, बी नहीं यूज होगा, वॉज नहीं यूज होगा, वी वर सिटिंग अराउंड द फायर। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली ऑक्सिलरी वर्ब को या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने कंप्लीट कर लिया। आगे का हमारा टॉपिक होगा मॉडल वर्ब्स। इसमें भी बहुत दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स को बहुत परेशान हो जाते हैं कि मॉडल वर्ब्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। एक और लास्ट में रिक्वेस्ट, अगर ये कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।